हैरी पॉटर और पारस पत्थर अध्याय 9 आधी रात की लड़ाई। हैरी ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसे लड़के से मिलेगा जिससे वो डडली से ज़्यादा नफरत करेगा, परंतु ये तब की बात थी जब वो ड्रैको मैलफॉय से नहीं मिला था। गरुड़ द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी नाग शक्ति हाउस के साथ सिर्फ जादुई काढ़े की क्लास में बैठते थे जब तक उन्हें गरुड़ द्वार के हॉल में लिखा वो नोटिस नहीं दिखा। इसके पढ़ने के बाद उनके मुंह से आह निकल गई। उड़ने की क्लास गुरुवार को शुरू हो रही थी। गरुड़ द्वार और नाग शक्ति दोनों उनमें एक साथ सीखेंगे। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं मैलफॉय के सामने जादुई झाड़ू पर अपने आप को मूर्ख साबित करूं, हैरी ने उदास होकर कहा। उड़ना सीखने के लिए वो जितना बेताब था उतना किसी दूसरी चीज के लिए नहीं था। तुम्हें क्या पता कि तुम अपने आप को मूर्ख साबित करोगे। मैं जानता हूँ कि मैलफॉय हमेशा डींगे हाँक कि वो कितना अच्छा क्विडिच खिलाड़ी है, पर मुझे लगता है कि वो फेंकता है, रॉन ने समझदारी से कहा। ये सच है कि मैलफॉय उड़ने के बारे में बहुत बातें करता था और शिकायत करता था कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को क्विडिच टीम में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता। शेखी बघारने वाली बहुत सी कहानियाँ सुनाता था जो हमेशा इस मोड़ पर खत्म होती कि हेलीकॉप्टर में बैठे मगलुओं से किस तरह वो बाल बचा। वैसे इस तरह की बातें करने वाला वो अकेला विद्यार्थी नहीं था। सीमस फिनिगन भी यही कहता रहता था कि उसका पूरा बचपन देहात में जादुई झाड़ू पर बीता है। रॉन भी हर आदमी को बताता जो उसकी बात सुनने को तैयार था कि एक बार चार्ली की पुरानी झाड़ू पर वो हैंग ग्लाइडर से टकराते टकराते बचा। जादूगरों के परिवार से आया हर बच्चा क्विडिच के बारे में लगातार बातें करता था। हैरी ने देखा कि डीन की वेस्ट हैम फुटबॉल टीम के पोस्टर में रॉन खिलाड़ियों को पूछ रहा था और कोशिश कर रहा था कि खिलाड़ी हिलें। नेविल जादुई झाड़ू पर कभी नहीं चढ़ा था। मन में हैरी को लगता था उन्होंने समझदारी का काम किया, क्योंकि जब नेविल दोनों पैर धरती पर रहते थे तब भी उसके साथ बहुत दुर्घटनाएं होती थी। हरमाइनी ग्रेंजर भी उड़ने को लेकर काफ़ी घबराई हुई थी। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे आप किताब से पढ़कर नहीं सीख सकते थे। वैसे ऐसा नहीं कि उसने कोशिश नहीं की। गुरुवार को नाश्ते के समय हरमाइनी ने बहुत बोर किया। वह उन्हें उड़ने के बारे में टिप्स दे रही थी जो उसने लाइब्रेरी की किताब क्विडिच शुरुआत से आज तक से सीखी थी। नेविल उसके हर शब्द को कान लगाकर सुनता रहा। वो हर उस चीज़ को जानने के लिए उतावला था जो जादुई झाड़ू पर सफलतापूर्वक चढ़ने में उसकी मदद करेगी। परंतु बाकी सब लोग तब बहुत खुश हुए जब हरमाइनी का लेक्चर खत्म हुआ। एक करेल उल्लू नेविल के लिए उसकी दादी का छोटा सा पैकेट लाया था। इसे रोमांचित होकर उसने खोला। पैकेट में बड़े कंचे के आकार की कांच की गेंद थी जिसमें सफेद धुआं भरा था। उसने सबको गेंद दिखाई। इसे भूल न जाना कहते हैं। दादी जानती है ना, मुझे भूलने की आदत है। ये आपको बताता है कि आप कोई चीज़ भूल तो नहीं गए। देखो, इसे इस तरह से कसकर पकड़ते हैं, अगर ये लाल हो जाए। ओह, उसका चेहरा लटक गया क्योंकि भूल न जाना अचानक लाल हो गया था। नेविल ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या भूल गया था। तभी ड्रैको मैलफॉय जो गरुड़ द्वार के टेबल के पास से गुजर रहा था उसने भूल न जाना छीन लिया। हैरी और रॉन उछलकर खड़े हो गए। वे लोग मैलफॉय से लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे, परंतु प्रोफेसर मैगोनिकल पलक झपकते ही वहां आ गई। क्या हो रहा है? मैलफॉय ने मेरा भूल न जाना ले लिया है प्रोफेसर। गुस्से से घूरते हुए मैलफॉय ने भूल न जाना एक बार फिर टेबल पर गिरा दिया। मैं तो बस देख रहा था, उसने कहा और क्रैब और गॉयल के साथ वहां से खिसक लिया। उस दोपहर 3:30 बजे हैरी, रॉन और गरुड़ द्वार के बाकी बच्चे सामने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैदान पर पहुंचे जहां उनकी उड़ने की पहली क्लास लगने वाली थी। वे लोग ढलवा मैदान से होते हुए एक सपाट मैदान की तरफ बढ़े जो अंधेरे जंगल की विपरीत दिशा में था, जिसके पेड़ दूर लहराते दिख रहे थे। नाग शक्ति के विद्यार्थी पहले ही वहां पहुंच गए थे। 20 जादुई झाड़ुएं लाइन से जमीन पर रखी थी। हैरी ने फ्रेड और जॉर्ज वीजली के मुंह से सुना था कि स्कूल की झाड़ुएं आदर्श नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते समय इनमें कुछ हिलने लगती थी या हमेशा थोड़ी बाईं तरफ ही उड़ती थी। उनकी टीचर मैडम हुच आ गईं। उनके बाल छोटे और भूरे थे, आंखें पीली बाज की तरह। तो
इंतजार किस बात का है? तुम सब एक एक जादुई झाड़ू के पास खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो, उन्होंने तेज आवाज में कहा। हैरी ने अपनी झाड़ू की तरफ देखा। ये पुरानी थी, उसमें से कुछ शाखाएं कहीं कहीं बाहर निकल रही थी। अपनी झाड़ू के ऊपर अपना दाहिना हाथ लाओ और बोलो ऊपर, मैडम हुच ने समझाया। ऊपर, सब चिल्लाए। हैरी की झाड़ू तत्काल उसके हाथों में कूद कर आ गई, परंतु कम झाड़ुओं ने ऐसा किया। हरमाइनी ग्रेंजर की झाड़ू सिर्फ जमीन पर लुढ़की और नेविल की तो हिली तक नहीं। हैरी ने सोचा शायद घोड़ों की तरह झाड़ुएं भी समझ जाती हैं कि आप डरे हुए हैं। नेविल की आवाज़ की थरथराहट बता रही थी कि वह ज़मीन पर ही अपने पैर रखना चाहता है। मैडम हुच ने बताया कि झाड़ू पर किस तरह चढ़ना है। जब मैडम हुच ने मेलफॉय को ये बताया कि वो कई सालों से झाड़ू को गलत तरह से पकड़ रहा है, तो हैरी और रॉन को मज़ा आ गया। जब मैं सीटी बजाऊं तो तुम ज़मीन पर पैर मारकर उछलना, अपनी झाड़ू सीधी रखना, कुछ फुट ऊपर उठना और फिर हल्के से आगे की तरफ झुककर नीचे उतर जाना। मेरी सीटी बजते ही 3, 2, परंतु नेविल इतना घबराया हुआ था कि मैडम हुच की सीटी के उनके होंठों तक पहुंचने से पहले ही उसने ज़मीन पर पैर मार दिए। वापस आओ लड़के, वे चीखी, परंतु नेविल तो बोतल से निकले कॉर्क की तरह सीधे ऊपर उठ रहा था। 12 फुट, 20 फुट। हैरी ने देखा जमीन से दूर होते हुए नेविल का डरा हुआ चेहरा सफ़ेद हो गया था। उसका मुंह खुला हुआ था और फिर वो अपनी झाड़ू पर से फिसला और धम, एक जोरदार आवाज़। नेविल घास के पास एक गठरी की तरह औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसकी जादुई झाड़ू अब भी ऊपर की तरफ जा रही थी और फिर वह आलसी अंदाज में अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ गई और नजरों से ओझल हो गई। मैडम हुच नेविल के ऊपर झुकी। उनका चेहरा भी उतना ही सफेद था जितना नेविल का। कलाई की हड्डी टूट गई है, हैरी ने उन्हें बुदबुदाते हुए सुना। चलो उठो लड़के, कुछ भी नहीं हुआ, उठो। वे बाकी क्लास की तरफ मुड़ी। तुम में से कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। तुम झाड़ुओं को वहीं पड़ी रहने दो जहाँ वे हैं, वरना तुम क्विडिच कह पाओ उसके पहले ही हॉगवर्ट्स से बाहर दिखोगे। चलो बेटे। नेविल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी कलाई पकड़ रखी थी। मैडम हुच ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे हुए थे। जैसे ही वह इतनी दूर पहुंचे कि आवाज न सुन पाए तो मेलफॉय ने ठहाका लगाया। तुमने मोटे का चेहरा देखा? नाग शक्ति के दूसरे विद्यार्थी उसके साथ हंसने लगे। चुप रहो मेलफॉय, पार्वती पाटिल ने कड़वाहट से कहा। ओह, लॉन्ग बॉटम की तरफदारी कर रही हो? पेंसी पार्किंसन नाम की सख्त चेहरे वाली नाग शक्ति की लड़की ने कहा। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें रोने वाले बच्चे पसंद आते होंगे पार्वती। देखो, मेलफॉय ने आगे की तरफ झपट कर घास से कुछ उठाते हुए कहा। ये रही वो मूर्खतापूर्ण चीज जो लॉन्ग बॉटम को उसकी दादी ने भेजी थी। जब उसने भूल न जाना ऊपर उठाया तो वो सूरज की रोशनी में चमकने लगी। इसे मुझे दे दो मेलफॉय, हैरी ने कहा। वो सब चुप होकर उन दोनों की तरफ देखने लगे। मेलफॉय के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं सोचता हूँ इसे ऐसी जगह पर रख दूं जहाँ लॉन्ग बॉटम इसे उठा सके, जैसे किसी पेड़ के ऊपर। इसे मुझे दे दो, हैरी चीखा, परंतु मेलफॉय तब तक अपनी जादुई झाड़ू पर कूद कर चढ़ गया। वो ऊपर उड़ने लगा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो अच्छी तरह उड़ सकता था। बलूत के पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं के बराबर पहुंच जाने के बाद वो बोला, आओ इसे ले लो पॉटर। हैरी ने झाड़ू उठाई। नहीं, मैडम हुच ने हमसे कहा है कि हम हिले भी नहीं। तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे हैरी, हरमाइनी ग्रेंजर चिल्लाई। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके कानों में खून की गर्मी थी। वो अपनी झाड़ू पर चढ़ा और जमीन पर तेजी से पैर मारे। वो ऊपर और ऊपर उड़ता चला गया। हवा उसके बालों के बीच से तेजी से गुजर रही थी। उसके कपड़े हवा में उसके पीछे लहरा रहे थे। उसे एक जबरदस्त खुशी का एहसास हुआ कि कोई चीज तो है जो वो बिना सिखाए कर सकता था। ये आसान था और अद्भुत था। उसने अपनी जादुई झाड़ू को थोड़ा और ऊपर कर लिया। उसे जमीन पर खड़ी लड़कियों की चीखें और आवाजें सुनाई दे रही थीं और रॉन की प्रशंसा भरी शाबाशी भी। उसने अपनी जादुई झाड़ू को हवा में ही मेलफॉय की तरफ तेजी से मोड़ा और उसके सामने आ गया। मेलफॉय को काटो तो खून नहीं। इसे मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें झाड़ू से नीचे गिरा दूंगा, हैरी ने कहा। ऐसा क्या?
मेलफॉय ने व्यंग से मुस्कुराने की कोशिश की, परंतु साफ नजर आ रहा था कि उसे चिंता हो रही थी। हैरी न जाने ये कैसे जानता था कि क्या करना है। वो आगे झुका, अपने दोनों हाथों से झाड़ू को कसकर पकड़ा और फिर किसी भाले की तरह मेलफॉय की तरफ तेजी से चल पड़ा। मेलफॉय समय रहते उसके रास्ते से हट गया। फिर हैरी ने एक तीखा मोड़ लिया और झाड़ू को बीच हवा में रोक दिया। नीचे खड़े लोग ताली बजाने लगे। मेलफॉय, यहाँ तुम्हारी जान बचाने के लिए क्रैब और गोयल नहीं है, हैरी ने उसे याद दिलाया। यही विचार मेलफॉय के मन में आ रहा था। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मेलफॉय चीखा और कांच की गेंद को हवा में उछालकर तेजी से जमीन पर लौट आया। हैरी ने जैसे धीमी गति में देखा कि गेंद हवा में उठ रही थी और फिर वो गिरने लगी। वो आगे झुका और उसने अपनी झाड़ू के हैंडल को नीचे की तरफ किया। अगले ही पल वो तेजी से नीचे उतरते हुए गेंद का पीछा कर रहा था। उसके कानों में हवा सीटी बजा रही थी। उसे देखने वालों की चीखें सुनाई पड़ रही थी। उसने अपना हाथ फैलाया और जमीन से 1 फुट ऊपर गेंद पकड़ ली। समय रहते उसने झाड़ू को सीधा किया, फिर घास पर हल्के से लुढ़क गया। भूल न जाना उसकी मुट्ठी में सुरक्षित था। हैरी पॉटर! जितनी तेजी से उसने गोता लगाया था, उसका दिल उससे भी तेजी से डूब गया। प्रोफेसर मैगोनिकल उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। वो अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा हो गया। कभी नहीं, मैंने हॉगवर्ट्स में ऐसा पहले कभी। प्रोफेसर मैगोनिकल सदमे के मारे बोल नहीं पा रही थी। चश्मे के पीछे उनकी आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी। उसकी गलती नहीं थी प्रोफेसर। चुप रहो मिस पाटिल। परंतु मेलफॉय, रहने दो मिस्टर वीजली। पॉटर, मेरे पीछे आओ। हैरी ने चलते चलते मेलफॉय, क्रैब और गोयल की विजयी मुस्कान देखी। जब प्रोफेसर मैगोनिकल महल की तरफ बढ़ी तो हैरी मुर्दा पैरों से उनके पीछे चलने लगा। वो जानता था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो बचाव में कुछ कहना चाहता था, परंतु ऐसा लग रहा था उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ हो गई है। प्रोफेसर उसकी तरफ बिना देखे धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। उनके साथ चलने के लिए उसे लगभग दौड़ना पड़ रहा था। उसने ये क्या कर दिया? वो 2 सप्ताह भी नहीं टिक पाया। 10 मिनट में वो अपना संदूक जमा रहा होगा और डजली परिवार की चौखट पर दोबारा पहुंच जाएगा। वे सामने वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और अंदर जाने के बाद संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गए। परंतु इस बीच मैगोनिकल ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे झटका देकर दरवाजों को खोलकर गलियारों में तेजी से चलती रहीं। हैरी दुखी मन से उनके पीछे भागता रहा। वे शायद उसे डंबलडोर के पास ले जा रही थी। उसने हैग्रिड के बारे में सोचा, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, परंतु रखवाले के रूप में उसे रहने दिया गया। शायद वो भी हैग्रिड का असिस्टेंट बनकर वहां रह सकता था। इसके पेट में मरोड़ उठने लगी जब उसने ये कल्पना की कि रॉन और दूसरे लोग जादूगर बन चुके हैं, जबकि वो हैग्रिड का बैग टांग कर मैदान में इधर से उधर घूम रहा है। प्रोफेसर मैगोनिकल एक क्लासरूम के बाहर रुक गई। उन्होंने दरवाजा खोला, सिर अंदर डाला। माफ कीजिए प्रोफेसर फ्लिटविक, क्या मैं कुछ देर के लिए वुड को ले जा सकती हूँ? वुड? हैरी ने सोचा, क्या वुड कोई लकड़ी है जिससे वो उसकी पिटाई करना चाहती थी? परंतु वुड 5th ईयर का एक हट्टा कट्टा लड़का था जो फ्लिटविक की क्लास के बाहर आते समय काफी उलझन में दिख रहा था। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा और बड़ी तेजी से गलियारे की तरफ सब चल पड़े। वुड हैरी की तरफ उत्सुकता से देख रहा था। अंदर, यहाँ पर। प्रोफेसर मैगोनिकल ने उन लोगों को क्लासरूम दिखाया जो खाली था। सिवाय पीव्स के वहाँ कोई नहीं था जो ब्लैक बोर्ड पर गालियाँ लिखने में जुटा था। बाहर पीव्स! पीव्स ने कूड़ेदान में चौक फेंकी। इसके बाद वो चिल्लाता हुआ बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्रोफेसर मैगोनिकल ने दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया और उन दोनों की तरफ गर्दन घुमाई। पॉटर, ये ओलिवर वुड है। वुड, मैंने तुम्हारा नया खोजी ढूंढ लिया है। वुड के चेहरे के भाव बदल गए। पहले जहां आश्चर्य था वहां अचानक खुशी दिखने लगी। आप सच कह रही हैं प्रोफेसर? बिल्कुल, प्रोफेसर मैगोनिकल ने फुर्ती से कहा। इस लड़के में जन्मजात प्रतिभा है। मैंने आज तक किसी को इस तरह उड़ते हुए नहीं देखा। जादुई झाड़ू पर चढ़ने का ये तुम्हारा पहला मौका था पॉटर? हैरी ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, परंतु उसे ये लग रहा था कि उसे निकाला नहीं जाएगा। उसके पैरों की जान वापस लौट आई थी। प्रोफेसर मैगोनिकल ने वुड को बताया। इसने उस चीज को 50 फुट गोता लगाने के बाद अपने हाथों में पकड़ लिया। इसे खरोंच तक नहीं आई। चार्ली वीजली भी ऐसा नहीं कर सकता था। वुड का चेहरा अब ऐसा दिख रहा था जैसे उसके सभी सपने एक साथ सच हो जाएंगे। कभी क्विडिच का मैच
देखा है पॉटर? उसने रोमांच से पूछा। वुड गरुड़ द्वार टीम का कप्तान है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने बताया। इसका शरीर भी बिल्कुल खोजी की तरह है, वुड ने कहा, जो अब हैरी को चारों तरफ से घूम घूम कर देख रहा था। चपल, फुर्तीला। हमें इसे एक अच्छी झाड़ू दिलानी होगी प्रोफेसर। मुझे लगता है निम्बस 2000 या क्लीन स्वीप। मैं प्रोफेसर डम्बलडोर से बात करूंगी और देखूंगी कि क्या हम फर्स्ट ईयर के नियम में ढील कर सकते हैं। हमें पिछले साल से अच्छी टीम चाहिए। आखिरी मैच में नागशक्ति ने हमें रोंद डाला था और मैं कई सप्ताह सीवियस स्नैप से आंखें नहीं मिला पाई थी। प्रोफेसर मैगोनिकल ने चश्मे के ऊपर से हैरी को सख्ती से घूरा। मैं सुनना चाहूंगी तुम मेहनत से सीख रहे हो पॉटर, वरना मैं तुम्हें सजा देने का अपना इरादा बदल लूंगी। फिर अचानक वे मुस्कुराईं। तुम्हारे डैडी को गर्व होता तुम पर। वे खुद बहुत अच्छे क्विडिच खिलाड़ी थे। तुम मजाक कर रहे हो ना? ये डिनर की बात थी। हैरी ने रॉन को अभी पूरा किस्सा बताया था। खोजी? परंतु फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को तो कभी। तुम सबसे कम उम्र के हाउस खिलाड़ी होगे लगभग, उसने कहा। 100 साल में, हैरी ने कचौड़ी को अपने मुंह में ठूसते हुए कहा। दोपहर के रोमांच के बाद उसे काफी भूख लगी थी। मुझे वुड ने बताया है। मुझे अगले सप्ताह से सीखना शुरू करना है, हैरी ने कहा, पर किसी को बताना मत। वुड इसे छुपा कर रखना चाहता है। तभी फ्रेड और जॉर्ज वीजली हॉल में आ गए। जब उन्होंने हैरी को देखा तो वे जल्दी से उसके पास गए। शाबाश, जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा। वुड ने हमें अभी बताया हम भी टीम में हैं, हम मारक हैं। मैं तुमसे कह देता हूँ, हम लोग इस साल निश्चित रूप से क्विडिच कप जीतने वाले हैं, फ्रेड ने कहा। जब से चार्ली गया है हम नहीं जीते, परंतु इस साल टीम बहुत बढ़िया होगी। तुम्हारा खेल सचमुच अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारे बारे में बोलते समय वुड लगभग कूद रहा था। बहरहाल हमें कहीं जाना है। फ्रेड और जॉर्ज अभी मुश्किल से गए ही थे कि तभी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका स्वागत वहाँ पर नहीं हो सकता था। वो था मैलफॉय। उसके एक तरफ क्रैब था और दूसरी तरफ गोयल। आखिरी बार खाना खा रहे हो पॉटर? तुम मगलुओं के पास जाने वाली ट्रेन में कब बैठ रहे हो? जमीन पर लौटने के बाद तुम ज्यादा बहादुरी दिखा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे छोटे दोस्त तुम्हारे साथ हैं। जाहिर है क्रैब और गोयल कहीं से भी छोटे नहीं थे, परंतु चूंकि ऊंची टेबल टीचर्स से भरी हुई थी, इसलिए दोनों में से कोई भी अपनी उंगलियां चटकाने और कहर ढाने वाली नजरों से देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। मैं तुमसे किसी भी समय अकेले निपट सकता हूँ, मैलफॉय ने कहा। तुम चाहो तो आज रात ही जादूगरों की लड़ाई केवल छड़ियों से, शरीर से एक दूसरे को छुए बिना। क्या हुआ, पहले जादूगरों की लड़ाई के बारे में नहीं सुना? ऐसे कैसे नहीं सुना? मैं उसका साथी रहूंगा। और तुम्हारा कौन रहेगा? रॉन ने पलटते हुए पूछा। मैलफॉय ने क्रैब और गोयल की तरफ देखा, उन्हें तौला। क्रैब, उसने कहा, तो आधी रात का समय ठीक है, हम ट्रॉफी रूम में मिलेंगे, हमेशा खुला रहता है। जब मैलफॉय चला गया तो रॉन और हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जादूगरों की लड़ाई क्या होती है और इस बात का क्या मतलब था कि तुम मेरे साथी हो? अरे साथी वो होता है जो मरने के बाद भी लड़ना जारी रखता है, रॉन ने इत्मीनान से कहा और अपनी कचौड़ी खाना शुरू कर दी। हैरी के चेहरे के भाव को देखते हुए उसने कहा, परंतु लोग केवल सचमुच की लड़ाई में मरते हैं, यानी असली जादूगरों की लड़ाई में। तुम और मैलफॉय ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की तरफ चिंगारियां ही निकाल पाओगे, क्योंकि कोई भी इतना जादू नहीं जानता कि सचमुच में नुकसान पहुंचा सके। वैसे मैं शर्त लगाता हूँ, मुझे उम्मीद थी कि तुम मना कर दोगे। और क्या होगा अगर मैं अपनी छड़ी घुमाऊं और कुछ ना हो? तो छड़ी दूर फेंक देना और उसकी नाक पर मुक्का मार देना, रॉन ने सुझाव दिया। माफ कीजिए, उन दोनों ने ऊपर देखा। हरमाइनी ग्रेंजर थी। क्या कोई इस जगह शांति से खा नहीं सकता? रॉन ने कहा। हरमाइनी ने बात अनसुनी करते हुए हैरी से कहा, ना चाहते हुए भी मैंने सुन लिया है तुम्हारे और मैलफॉय के बीच क्या बातें हुई हैं। मैं शर्त लगाता हूँ तुम नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, रॉन बुदबुदाया। तुम्हें रात के समय स्कूल में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जरा सोचो तो सही, अगर तुम लोग पकड़े गए तो गरुड़ द्वार के पॉइंट कम हो जाएंगे और तुम्हारा पकड़ा जाना तय है। सच कहा जाए तो तुम बहुत स्वार्थी हो, और सच कहा जाए तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हैरी बोला। गुड बाय, रॉन ने कहा। बहरहाल इसे दिन का आदर्श अंत नहीं कह सकते थे, हैरी ने देर रात तक जागते हुए सोचा। वो डीन और सीमस के खर्राटे सुन रहा था। नेविल अब तक हॉस्पिटल से नहीं लौटा था। रॉन उसे पूरी शाम सलाह देता रहा कि अगर वो तुम्हें शाप देने की कोशिश करे तो बेहतर होगा कि तुम झुक जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शाप से कैसे बचते हैं। वैसे काफी संभावना थी कि फिल्च या मिसेस नॉरिस उन्हें पकड़ लेंगे। हैरी को लग रहा था वो अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा है।
वो आज के दिन स्कूल का एक और नियम तोड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ मैल्फॉय का हंसी उड़ाता चेहरा अंधेरे में बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। 11:30 बज गए। रॉन आखिरकार बुदबुदाया, बेहतर होगा कि हम चल दें। उन्होंने अपनी ड्रेसिंग गाउन पहने, छड़ियाँ उठाईं और धीमे से टावर रूम पार किया। घुमावदार सीढ़ियाँ उतरते हुए वे गरुड़ द्वार के हॉल में आ गए। अंगीठी में कुछ अंगारे सुलग रहे थे, जिनकी वजह से कुर्सियाँ काली छायाओं की तरह दिख रही थीं। वे दरवाजे तक पहुँचे कि तभी सबसे पास वाली कुर्सी से आवाज़ आई, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये करने जा रहे हो हैरी। एक लैंप हिलता हुआ नजर आया। ये हरमाइनी ग्रेंजर थी, जो गुलाबी ड्रेसिंग गाउन पहने थी और उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। तुम अपने बिस्तर में जाओ, रॉन ने गुस्से से कहा। मैंने लगभग तुम्हारे भाई को बता ही दिया था। पर्सिफेक्ट है, वो इसे रोक सकता है, हरमाइनी ने पलट कर कहा। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि दूसरे के मामले में कोई इतनी टांग अड़ा सकता था। चलो, उसने रॉन से कहा और मोटी औरत की तस्वीर को धकेला और छेद में उतर गया। हरमाइनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो भी तस्वीर के छेद में से उतरकर रॉन के पीछे आ गई और किसी गुस्सैल बतख की तरह आवाज़ें निकालती रही। क्या तुम्हें गरुड़ द्वार की कोई परवाह नहीं? क्या तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है? मैं नहीं चाहती कि नागशक्ति हाउस कब जीत जाए। तुम लोग सारे पॉइंट गवा दोगे जो मैंने काया पलट मंत्र जानने के कारण प्रोफेसर मैकगोनिकल से हासिल किए थे। अब जाओ भी। ठीक है, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। कल जब तुम घर जाने वाली ट्रेन में बैठो तो याद रखना कि मैंने क्या कहा था। हरमाइनी अंदर जाने के लिए मोटी औरत की तस्वीर के पास लौटी, पर तस्वीर खाली थी। मोटी औरत किसी से मिलने चली गई थी। हरमाइनी गरुड़ द्वार टावर के पास खड़ी रह गई। अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? उसने तीखी आवाज में पूछा। ये तुम्हारी समस्या है, हमें जाना है, देर हो रही है, रॉन ने कहा। वे लोग अभी गलियारे के छोर तक भी नहीं पहुंचे थे कि हरमाइनी उनके पीछे पीछे आ गई। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, उसने कहा। नहीं, तुम नहीं आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बाहर खड़ी रहूंगी और फिल्च का इंतजार करूंगी कि वो बाहर आकर मुझे पकड़ ले? अगर वो हम तीनों को पकड़ लेगा तो मैं सच सच बता दूंगी कि मैं तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी और तुम लोग मेरी बात का समर्थन कर सकते हो। तुम्हारे हौसले को दाद देनी होगी, रॉन ने कहा। तुम दोनों चुप रहो। ऐसा लगता है जैसे कोई सूं करके सांसें ले रहा है। मिसेस नॉरिस? रॉन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश की, परंतु मिसेस नॉरिस नहीं थी। ये तो नेविल था, जो फर्श पर गुड़ी मुड़ी करके लेटा हुआ और गहरी नींद सो रहा था। जैसे ही वो लोग पहुंचे वो जाग गया। भगवान का शुक्र है तुम लोग मिल गए। मैं कई घंटों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मुझे नया पासवर्ड याद नहीं है, इसलिए अंदर नहीं जा पाया। थोड़ा धीमे बोलो नेविल। पासवर्ड है पिग स्नाउट, परंतु हाल फिलहाल ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि मोटी औरत कहीं चली गई है। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? हैरी ने कहा। अच्छा है, मैडम पॉम्फ्री ने इसे 1 मिनट में ठीक कर दिया था। अच्छा, देखो नेविल, हमें कहीं जाना है, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ, नेविल अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ा होते हुए बोला। मैं अकेला यहाँ नहीं रुकना चाहता। खूनी नवाब पहले ही यहाँ से 2 बार गुजर चुका है। रॉन ने अपनी घड़ी देखी और फिर गुस्से में हरमाइनी और नेविल को घूरा। अगर तुम दोनों में से किसी की वजह से हम पकड़े गए तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक क्विरेल का बताया भूत का शाप सीख कर उसका प्रयोग तुम लोगों पर न कर दूं। हरमाइनी ने अपना मुंह खोला, शायद रॉन को यह बताने के लिए कि भूतों के शाप का प्रयोग किस तरह करते हैं, परंतु हैरी ने उसे चुप रहने का संकेत किया और आगे बढ़ गया। वे लोग गलियारे में आगे बढ़े। ऊंची खिड़कियों से आती चांदनी की रोशनी की वजह से ठीक ठाक प्रकाश था। हर मोड़ पर हैरी फिल्च या मिसेस नॉरिस के आने की उम्मीद कर रहा था, परंतु उनकी किस्मत अच्छी थी। वे 3री मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़े और पंजों के बल ट्रॉफी रूम तक आ गए। मैल्फॉय और क्रैब वहां नहीं आए थे। चांदनी जहां पड़ रही थी वहां स्फटिक की ट्रॉफियां चमक रही थी। कप, शील्ड, प्लेटें, मूर्तियां अंधेरे में चांदी और सोने की छटा बिखेर रही थी। वे दीवारों से सटकर खड़े रहे। उनकी निगाहें कमरे के दोनों सिरों पर लगे दरवाजों पर थी। हैरी ने अपनी छड़ी निकाल ली क्योंकि उसे डर था कि मैल्फॉय अचानक उस पर कूद पड़ेगा और लड़ना शुरू कर देगा। कई मिनट गुजर गए, उसे देर हो गई, शायद डर गया होगा, रॉन फुसफुसाया। तभी कमरे में हो रही एक आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। हैरी ने अपनी छड़ी को उठाया ही था कि किसी के बोलने की आवाज़ आई। जरा चारों तरफ सूंघो तो सही मेरी रानी, वे लोग किसी कोने में छुपे होंगे। ये फिल्च की आवाज़ थी जो मिसेस नॉरिस से बोल रहा था। हैरी दहशत में आ गया।
उसने हड़बड़ाकर बाकी तीनों को फटाफट अपने पीछे आने का इशारा किया। वे लोग फिल्च की आवाज़ के दूसरी तरफ वाले दरवाजे से चुपचाप खिसक लिए। नेविल का दुशाला दरवाजे से बस बाहर निकला ही था कि उन्हें फिल्च के ट्रॉफी रूम में घुसने की आवाज़ सुनाई दी। वे यहीं कहीं पर हैं, शायद छुपे हुए हैं, उन्होंने उसे बुदबुदाते हुए सुना। इस रास्ते से, हैरी ने अपने साथियों से कहा। आतंकित होकर वे एक लंबे गलियारे में झुककर चलने लगे जो कवचों से भरा हुआ था। उन्हें सुनाई दे रहा था कि फिल्च करीब आ रहा है। नेविल अचानक डर कर चीखा और दौड़ पड़ा। फिसलते समय उसने रॉन की कमर पकड़ ली। वे दोनों एक कवच पर गिर पड़े। टकराने और गिरने की आवाज़ें पूरे मोहल्ले भर को जगाने के लिए काफ़ी थीं। भागो! हैरी चीखा। वे चारों गलियारे में तेजी से दौड़ने लगे। उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा कि फिल्च पीछे आ रहा है या नहीं। दरवाजे की चौखट से मुड़कर वो एक के बाद दूसरे गलियारे में सरपट दौड़ते रहे। हैरी सबसे आगे था, परंतु उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो एक दीवार पर लगे पर्दे को फाड़ते हुए अंदर घुसे। उन्होंने खुद को एक खुफिया रास्ते के अंदर पाया। वे इसमें टकराते और भड़बड़ाते हुए दौड़े। इस रास्ते से वे सम्मोहन की क्लास के पास निकले। वे जानते थे कि यह जगह ट्रॉफी रूम से मीलों दूर है। लगता है हम बच गए, हैरी ने हाँफते हुए माथे का पसीना पोंछा। नेविल दोहरा हो रहा था। मैंने तुमसे कहा था, हरमाइनी ने हाँफते हुए कहा। सीने पे लटके ड्रेस के फंदे को पकड़ते हुए वो बोली, हमें गरुड़ द्वार टावर की तरफ लौटना चाहिए, जल्दी से जल्दी, रॉन ने कहा। मैल्फॉय ने तुम्हारे साथ चाल चली है, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? हरमाइनी ने हैरी से कहा। तुमसे लड़ने का उसका कभी इरादा ही नहीं था। फिल्च को पता था कि ट्रॉफी रूम में निश्चित रूप से कोई आने वाला है। जरूर मैल्फॉय ने उसे बताया होगा। हैरी ने सोचा कि शायद वो सही कह रही है, पर वो उसके सामने मानने को तैयार नहीं था। चलो वापस चलते हैं। परंतु ये काम उतना आसान नहीं था। वे अभी 12 कदम ही चले होंगे कि तभी एक दरवाजे का हैंडल घूमा और उनके सामने क्लासरूम से कोई चीज हवा से तेजी से उड़ती हुई बाहर आई। वो पीव्स था। उसने देखा और खुशी के मारे किलकारी भरी। चुप रहो पीव्स, प्लीज, तुम्हारे कारण हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पीव्स खिलखिलाया। आधी रात को बाहर घूम रहे हो फर्स्ट ईयर के बच्चों, बदमाशी करते पकड़े गए और डर रहे हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। पीव्स प्लीज, मुझे फिल्च को बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए, पीव्स ने संत जैसी आवाज में कहा, परंतु उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। तुम जानते ही हो ये तुम्हारे भले के लिए है, हमारे रास्ते से हट जाओ, रॉन ने कहा और पीव्स को झपट कर मारने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी गलती थी। विद्यार्थी बिस्तर से बाहर हैं, विद्यार्थी बिस्तर से बाहर हैं, विद्यार्थी बिस्तर से बाहर निकलकर सम्मोहन गलियारे में घूम रहे हैं, पीव्स गला फाड़ कर चीखा। पीव्स के नीचे झुकते हुए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे सीधे गलियारे के आखिरी सिरे तक, जहां वे एक दरवाजे से धड़ से टकराए और इसका ताला बंद था। अब तो फंस गए, रॉन ने कराहते हुए कहा। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हमारा खेल तो खत्म हो गया। उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। फिल्च पीव्स की चीखों की तरफ तेजी से दौड़ रहा था। चलो एक तरफ हटो, हरमाइनी गुर्राई। उसने हैरी की छड़ी छीनी, दरवाजे को छूकर और धीरे से कहा, अलो हमोरा। ताले में क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वे लोग एक साथ अंदर घुसे, तेजी से दरवाजा बंद कर लिया और कान लगाकर बातें सुनने लगे। फिल्च कह रहा था, वे लोग किस तरफ गए हैं पीव्स, जल्दी बताओ, पहले प्लीज कहो, परेशान मत करो पीव्स, वे लोग किधर गए हैं? जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, प्लीज कुछ नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। आहा। और फिर उन्होंने पीव्स की गायब होने की आवाज सुनी और गुस्से में फिल्च की गालियों की। वो सोच रहा होगा कि इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। हैरी फुसफुसाया, मुझे लगता है हम लोग सही सलामत बच गए हैं। हटो भी नेविल। नेविल पिछले 1 मिनट से हैरी के ड्रेसिंग गाउन के सिरे से लगभग लटका हुआ था। क्या है? हैरी घूमा और उसने साफ साफ देखा कि क्या था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई बुरा सपना था। अब तक जितना कुछ हुआ था
उसके बाद तो ये बहुत बड़ी बात थी। वे लोग किसी कमरे में नहीं थे जैसा वो सोच रहे थे। वो एक गलियारे में थे। गलियारा था तीसरी मंजिल का, जहाँ जाना मना था, और अब उन्हें पता चल गया था कि यहाँ आना क्यों मना था। वे एक राक्षसी कुत्ते की आंखों में देख रहे थे, एक ऐसा कुत्ता जिसने छत और फर्श के बीच की सारी जगह घेर रखी थी। उसके 3 सिर थे, 3 जोड़ी बाहर निकलती पगलाई हुई आंखें थीं, 3 नाक जो उनकी दिशा में सिकुड़ रही थी और हिल रही थी, 3 लार टपकाते हुए मुंह थे और पीले नुकीले दांतों से लार लसीली रस्सियों में लटक रही थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और उसकी सभी 6 आंखें उन्हें घूर रही थी। हैरी समझ गया कि वे लोग अब तक इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उनके अचानक आ जाने से वो हैरान था, परंतु अब इससे वो उबर रहा था और उसके भयंकर गुर्राने का मतलब समझने में किसी से भी गलती नहीं हो सकती थी। हैरी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। फिल्च और मौत के बीच यदि चुनना होता तो वो फिल्च को चुनेगा। वे लोग पीछे हटे। हैरी ने दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और वे जान छोड़कर भागे, लगभग उड़ते हुए गलियारे के बाहर निकले। निश्चित रूप से फिल्च उन लोगों को ढूंढने के लिए तेजी से कहीं और चला गया था, क्योंकि वो कहीं नहीं दिखा, परंतु उन्हें उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो बस इतना चाहते थे कि उस राक्षस से जितनी दूर पहुंच सके पहुंच जाएं। उन्होंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वे 7वीं मंजिल पर मोटी औरत की तस्वीर के सामने नहीं पहुंच गए। तुम लोग कहाँ थे? मोटी औरत ने पूछा। उनके कंधों से लटकते हुए ड्रेसिंग गाउन और उनके लाल और पसीना पसीना हो रहे चेहरों को वो आश्चर्य से देख रही थी। उसकी चिंता मत करो, पिग स्नाउट। तस्वीर आगे की तरफ झूल गई। वे लोग हॉल में कांपते हुए कुर्सियों पर लुढ़क गए। कुछ देर तक उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। नेविल को तो देखकर लग रहा था जैसे वो अब कभी नहीं बोलेगा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह का भयंकर जानवर स्कूल में क्यों रखा है? रॉन ने अंत में कहा। हरमाइनी की सांस सामान्य हो गई। वो एक बार फिर से चिड़चिड़ी हो गई। तुम लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हो ना? उसने पलट कर कहा। क्या तुमने देखा नहीं वो किस चीज़ पर खड़ा था? फर्श पर। मैं उसके पैर नहीं देख रहा था, उसके सिर देखने में व्यस्त था, हैरी ने कहा। फर्श पर नहीं, एक चोर दरवाजे पर। जाहिर है वो किसी चीज़ की रखवाली कर रहा है। वो खड़ी हुई। उसने उन सब की तरफ गुस्से से घूरा। मुझे आशा है अब तुम लोगों को खुशी मिली होगी। हम लोग मर सकते थे, या इससे भी बुरी बात, हम लोगों को स्कूल से निकाला जा सकता था। अगर अब तुम लोग बुरा न मानो तो मैं सोने जा रही हूँ। रॉन मुंह फाड़ कर उसके पीछे घूरता रहा। नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, उसने कहा। कोई सोचेगा कि हम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे, है ना? परंतु हरमाइनी ने हैरी को सोचने के लिए कुछ दे दिया था। जब हैरी बिस्तर पर लेटा तो वो सोच रहा था कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा था। हैग्रिड ने कहा था अगर आप कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं तो ग्रीनगॉर्ड दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी को पता चल गया था कि 713 नंबर की तिजोरी से निकाला गया छोटा सा गंदा पैकेट अब कहाँ है।